शुरुआत करते हैं हम आज के न्यूज़पेपर की। पहली न्यूज़ देखने वाले हैं साइक्लोन से रिलेटेड। ठीक है, अभी जो साइक्लोन आया है इसको वेरी सीवियर की कैटेगरी में रखा गया है। देखिए, कोई साइक्लोन आता है तो उसका नाम रखा जाता है, किस प्रकार से वो हार्म पहुंचाएगा लोगों को, उस हिसाब से उसकी कैटेगरी को तय किया जाता है। तो इस बार जो साइक्लोन आया है ताउती, इसको वेरी सीवियर कैटेगरी में रखा गया। इसके आने से 5 लोगों की डेथ हो गई है। ठीक है, और केरला और कर्नाटका में बहुत ही ज़्यादा रेन देखने को मिली है। अब थोड़ी सी जानकारी हम साइक्लोन के बारे में देख लेते हैं। वैसे इसका डिटेल वाला वीडियो मैं बनाऊंगा ताकि हमें अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। देखिए, ये है वाटर की सरफेस। अब हम मान लेते हैं कि ये वाला जो एरिया है, ये एरिया सूरज की रोशनी को हीट को प्राप्त करता है और इतना एरिया वाटर का ये गर्म हो जाता है। जब ये गर्म होता है तो इसका जो प्रेशर है ना वो लो हो जाता है, लो प्रेशर वाला ये एरिया हो गया। अब यहाँ से क्या होता है, ये भाप बन करके उड़ना चालू हो जाता है। मान के चलिए इसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से भी हाई हो गया है। तो अब यहाँ की जो हवा है गर्म होती है और ऊपर उड़ने लग जाती है, और ऊपर ये बादलों के साथ में मिल जाती है और संघनित होकर बादल का रूप ऐसे करके ये धारण करते जाती है, वायुमंडल की नमी को अपने अंदर सोखते जाती है। अब ये जो लो प्रेशर आप देख रहे हो, इस एरिया को भरने के लिए आइट साइड का जो पानी रहता है ना, पूरा इसकी तरफ दौड़ता है। इस प्रकार से इसको फिल करने के लिए चारों तरफ से ये पानी दौड़ता है। तो अब ये जो है राउंड शेप धारण कर लेता है। अब राउंड शेप धारण करने के बाद क्या होता है, ये अपनी डायरेक्शन को निर्धारित करता है घूमने की। जैसे कि ये हमारी पूरी पृथ्वी है, यदि साइक्लोन नॉर्थ वाले हिस्से में आता है, ऊपर वाले हिस्से में आता है तो उसकी डायरेक्शन अलग रहेगी। साउथ वाले हिस्से में आता है तो उसकी डायरेक्शन अलग रहती है। ये हमें ध्यान रखना है। अब हमें चूँकि पता है कि हमारी पृथ्वी झुकी हुई है और दूसरी बात है हमारी पृथ्वी गति भी करती है, तो इसी के चलते चलते क्या होता है ना, इन साइक्लोन में स्पीड पकड़ लेते हैं, ये अपने आप को चलाने लग जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह में। अब यदि हम देखें ना इसका एरिया कौन कौन सा है, तो देखिए, भूमध्य रेखा के 30 डिग्री आप उत्तर में चले जाओ और 30 डिग्री नीचे दक्षिण में चले जाओगे तो ये वाला जो पूरा एरिया है ना, ये वाला मतलब ये भूमध्य रेखा है तो 30 डिग्री यहाँ से ऊपर और 30 डिग्री यहाँ पर नीचे, इस वाले एरिया में सबसे ज़्यादा साइक्लोन आते हैं। इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर सूरज एकदम, आप समझ लीजिए कि इसके ऊपर सूरज खड़ा है, तो यहाँ पर जो रोशनी है उसकी डायरेक्ट पड़ती है और बाकी जो ध्रुव वाला एरिया है ना, यहाँ पर सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए इधर का टेम्परेचर कम रहता है, इसलिए वहाँ पर कोई इस प्रकार के साइक्लोन नहीं बनते हैं। अब यहाँ पर तेज और सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर लो जो प्रेशर है ना क्रिएट हो जाता है, इसी के चलते ये घटनाएं घटित होती हैं। और यदि हम इसके फैलाव की बात करें ना, कितने एरिया में ये फैला रहता है, तो लगभग 500 से 1000 किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला रहता है। और ये वर्टिकल हाइट, कितनी हाइट तक ये जाता है, तो ये जो मैं बता रहा था ना कितनी ऊपर तक ये उठ सकता है, तो ये 12 से 14 किलोमीटर तक अपनी ऊंचाई तक ये जा सकता है। इसके बाद आप कंटिन्यू 3-4 दिन से न्यूज़ देख रहे हैं इजराइल और गाज़ा के बीच में जो लड़ाई जैसी, युद्ध जैसी कंडीशन जो उत्पन्न हो गई है ना, तो इसमें कंटिन्यू डेथें हो रही हैं। इजराइल ने बॉम्बिंग किया है, जो चीफ है ना गाज़ा हमास का जो चीफ है उसके घर पर बॉम्बिंग किया है। और एक दिन में मरने वालों का यदि हम डेटा देखें संडे का ना, तो 42 लोग मारे गए हैं। और अब तक का यदि हम आंकड़ा देखें तो लगभग 150 लोगों की मौत हो चुकी है जो कि गाज़ा में रहने वाले हैं। और यदि हम इजराइल की तरफ से देखें ना, तो इजराइल की तरफ से 10 लोगों की डेथ हो गई है, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। तो अब यदि हम इंटरनेशनल एजेंसीज़ की बात करें तो यूएन का जो स्पोक्समैन है स्टीफन डुजरिक, इनका कहना है कि देखिए, इजराइल ने ना जहाँ पर पत्रकार लोग रहते हैं ना उसकी बिल्डिंग को भी ध्वस्त कर दिया था।
तो इस प्रकार का ये जो टारगेट कर रहा है इजराइल और सिविलियन की जो डेथ हो रही है, ये इंटरनेशनल लॉ को वायलेशन करता है और इसको किसी भी कीमत पर रोकना चाहिए, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी यूएन का कहना है। इसके बाद एक न्यूज़ आई है FCRA एक्ट से रिलेटेड। देखिए, FCRA एक्ट जो है पहले का ही बनाया जा चुका है, लेकिन इसमें कई बार कई सारे संशोधन हो चुके हैं। काफ़ी पुराना ये एक्ट है। तो इसका लास्ट संशोधन 2020 में किया गया था। काफ़ी एकदम कड़क नियम लेके आई थी सरकार, स्ट्रिक्ट बिल्कुल कह सकते हैं आप। NGO को वो कैसे कंट्रोल कर सकती है। इसमें क्या होता है, जैसे कि यदि कोई NGO है, NGO यदि फॉरेन से पैसा लेना चाहती है, चंदा लेना चाहती है, तो उसे अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। दूसरी बात यह है, जिस अकाउंट में पैसा आएगा वो अकाउंट दिल्ली का होना चाहिए, वो भी SBI का होना चाहिए। ऐसा सरकार ने मान्य कर दिया है, ऐसा परमानेंटली बात सरकार ने इसमें बोल दी है। इसके चलते चलते ना कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं NGOs। और दूसरी बात ये है, फॉरेन से वो पहले 50% फंड जुटा सकते थे, इस फंड को डाउन कर दिया है, 20% कर दिया है। अब बताइए, अब ये लोग कैसे सरवाइव कर पाएंगे अपने आप को, ये यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। दूसरी बात यह है, इसमें आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बोल दिया है कि ऐसे कुछ कंडीशन है जहाँ पर आप हर जगह आधार कार्ड को बीच में नहीं ला सकते हो। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया है। इसके बावजूद जो है आधार कार्ड यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। देखिए, इसमें कुछ जानकारी जिसे हम देख लेते हैं। ये रेगुलेट करता है फॉरेन से प्राप्त होने वाले डोनेशन को और इंश्योर करता है जो भी पैसा आप बाहर से ला रहे हो ना, उसका आप गलत इस्तेमाल मत करिए। जब ये बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था ना, तो सरकार ये भी आरोप लगा रही थी कि बाहर से जो पैसा आता है उसका यूज़ किया जाता है धर्म को परिवर्तन कराने के लिए, लोगों को क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, ऐसा सरकार का कहना था। दूसरी बात यह है, इसको सबसे पहले 1976 में इनेक्ट किया गया था, बाद में फिर 2010 में इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए। इसके बाद अभी 2020 में आप देख ही रहे हैं और कितने कड़े कानून लेकर आ गई है सरकार। इसमें कुछ बातें काफ़ी क्लियर कर दी गई हैं, जैसे कि कौन लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन को नहीं ले सकते हैं। इनमें कौन कौन है? इलेक्शन कैंडिडेट्स, एडिटर या फिर पब्लिशर ऑफ न्यूज़पेपर, कोई जज हो सकता है, गवर्नमेंट का सर्वेंट, मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेचर, पॉलिटिकल पार्टीज़, इनमें से कोई भी जो है फॉरेन से चंदा नहीं जुटा सकती हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। इसके बाद वाली हम न्यूज़ देखने वाले हैं दिल्ली से। देखिए, दिल्ली की जो पुलिस वाली व्यवस्था है ना, ये पुलिस दिल्ली की अधीन है केंद्र सरकार के। दिल्ली की पुलिस केंद्र सरकार के अंडर में आती है। कल क्या हुआ, कल की न्यूज़ में दिखाया था, कुछ जगह पर ऐसे पोस्टर चिपकाए गए थे जिसमें लिखा गया था, मोदी आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन को विदेश क्यों भेज दिया। ऐसे ऐसे पोस्टर लोगों ने चिपकाए। अब देखिए, एक तो मैं बोल के पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, सरकार से जवाब मांग रहा हूँ। आपने हम जब ऐसी कंडीशन थी तो वैक्सीन को बाहर क्यों भेजा, जब इतनी कंडीशन ख़राब चल रही, वैक्सीन की कमी चल रही है, तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। लेकिन यही बात जब किसी व्यक्ति ने पोस्टर में लिख के दीवार पर चिपका दिया तो ये अपराध कैसे हो गए, ये समझ में नहीं आता। ये तो खाली कोई क्वेश्चन ही पूछा गया ना, ना किसी को गाली दिया गया, ना तो किसी को कुछ कहा गया, खाली क्वेश्चन पूछना अपराध हो गया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ पर कहते हैं कि डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी है तो इस हिसाब से आज़ादी भी तो लोगों को देना चाहिए ना, कि वो अपने आप को अभिव्यक्त कर सकें, भाषण की, बोलने की, रहने की, खाने पीने की, सारी चीज़ की आज़ादी होना चाहिए। लेकिन ये समझ में नहीं आता है। कई सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया है और लगभग 500 से 550 लोगों को बुलाया गया था और उनको रात तक पूछताछ की गई थी पुलिस के द्वारा। इसके बाद वाली न्यूज़ हमें देखना है NIA से रिलेटेड। देखिए, NIA हाल ही में एक व्यक्ति की
जांच पड़ताल कर रही है, जिसका ऐसा कहा जाता है कि वो व्यक्ति कभी अपने धर्म को परिवर्तित कराया था। उसने फेसबुक में एक पोस्ट किया था, उसी को लेकर के एनआईए छानबीन कर रही है। एनआईए के बारे में हमें कुछ जानना होगा। एनआईए का फुल फॉर्म है द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसको बनाया गया था एनआईए एक्ट 2008 के माध्यम से। ठीक है, कई सारे इसके काम हैं जिनको ये करती है, जैसे कि कुछ ऐसे अपराध जिससे भारत की अखंडता, एकता और उसकी सुरक्षा खतरे में आ जाए, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। ठीक है, और जो अदर स्टेट के फॉरेन विदेश के साथ में हमारे संबंध है, यदि वो खतरे में आते हैं, उनको कुछ नुकसान होता है, तो ऐसे केस को भी ये हैंडल करने का काम करती है। दूसरी बात ये है, एटॉमिक और जो न्यूक्लियर से रिलेटेड अपराध होते हैं उनको भी हैंडल करने का काम एनआईए करती है। स्मगलिंग, हाई क्वालिटी काउंटरफीट इंडियन करेंसी, देखिए इसमें ये काम भी शामिल है। और यदि हम बात करें ना, तो कुछ कुछ इंटरनेशनली जो ट्रीटी हुई है ना, उनको भी इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। इसके अलावा कुछ एग्रीमेंट, कन्वेंसन हुई हैं, रिजोल्यूशन किए गए हैं यूनाइटेड नेशंस के साथ में, उनको भी ये लागू करने का काम करता है। और दूसरी बात ये है, इसका ऑब्जेक्टिव कॉम्बैटिंग करना है टेरर से भी, ये काम भी इसका प्रमुख है। दूसरी बात यह है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। इसकी कई सारी ब्रांचेस हैं, जैसे कि हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कलकत्ता, रायपुर और जम्मू में। अब हम बात करते हैं न्यूज़ की, और न्यूज़ में पार्टिकुलर क्या चीज़ इन्होंने पोस्ट किया था फेसबुक पर। इन्होंने पोस्ट किया था, थूंगा विजिकल रेंडू इज़ इन कश्मीर स्ट्रीट, ऐसा इनका कहना था। इस पर सरकार या फिर पुलिस का क्या कहना है? इनका ये कहना है, ये जो पोस्ट इस प्रकार से डिज़ाइन की गई है जिससे कि कम्युनल जो डिसहार्मोनी है ना, वो उत्तेजित होती है। जातिगत जो हिंसा है या फिर एक दूसरे के प्रति द्वेष की जो भावना है ना, इससे पैदा होती है, ऐसा स्पोक्स पर्सन का कहना है। इसके बाद ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ना, ये है पैलेस्टाइन की। ये बैठे हुए अपने घर के बाहर, और ये जो रॉकेट से हमला किए गए हैं ना, उसके द्वारा ये जो ध्वस्त किए गए आप अवशेष देख रहे हैं, चाहे वो घर के हैं या फिर किसी के बिल्डिंग के हैं, तो कंडीशन कितनी ख़राब हो गई है और आगे कितनी ख़राब होने वाली है, इसके बारे में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि कैसे भी करके ये दोनों देश के बीच में जो वार चल रहा है ना, वो रुकना चाहिए, नहीं तो बहुत ही बड़ा क्राइसिस आने वाला है जिसको कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो अब हम यूएन के बारे में और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में देख लेते हैं। देखिए, यूएन को हम कहते हैं हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ। यूनाइटेड नेशंस का नाम अमेरिका के उस टाइम जो राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इन्होंने प्रोवाइड किया था। दूसरी बात यह है, इसकी रूपरेखा बनाते समय ना कुछ बड़े बड़े देशों के प्रतिनिधि शामिल थे। उन्होंने एक सम्मेलन रखे थे 21 अगस्त 1944 को, और ये सम्मेलन रखा गया था वाशिंगटन के डम्बार्टन ऑक्स बिल्डिंग में। ये चला था 7 अक्टूबर 1944 तक। इसके बाद फिर क्या होता है, उस समय सोवियत रूस के क्रीमिया प्रदेश के याल्टा नगर में 4 फरवरी 1944 को ब्रिटिश के पीएम चर्चिल, सोवियत राष्ट्रपति स्टालिन, अमेरिका राष्ट्रपति रूजवेल्ट का एक शिखर सम्मेलन होता है, जिसमें मतदान प्रणाली पर निर्णय लिया गया था, वोटिंग सिस्टम पर निर्णय लिया गया था। इसके बाद होती इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। अब हम बात करें यदि रीजन की ना, आखिर इस संस्था को बनाने का कारण क्या है। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ ना, तो कितनी ज़्यादा जान माल का नुकसान हुआ, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो लोगों ने ये सोचा कि फिर से ऐसी कंडीशन नहीं आना चाहिए, देशों के आपसी जो रिश्ते हैं वो बढ़िया बने रहें। इसी के चक्कर में इस संस्था को बनाने का विचार लोगों के मन में आया था। तो
इसको फाउंड किया गया था 1945 का जो सेकेंड वर्ल्ड वार था ना, इसके बाद 51 कंट्रीज़ ने कमिटेड किया था कि हम लोग इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी और रिलेशन को फ्रेंड की तरह रखेंगे, कि अपना जो एक देश दूसरे देश फ्रेंड के रूप में काम करेंगे, ऐसा इन्होंने सोचा था। अब हम बात करते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की। देखिए, जब हम इसके 5 अंगों के बारे में पढ़ते हैं ना, 5 अंग कौन कौन से हैं, तो इसके 5 अंग हैं जनरल असेंबली, जिसको हम महासभा कहते हैं। इसके बाद है सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। इसके बाद आता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक परिषद जिसको कहते हैं। फिर है प्रान्यास परिषद, ट्रस्टीशिप। 5वें नंबर पे आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहते हैं। और 6वें नंबर में आता है सेक्रेटरीट, मतलब सचिवालय। और नीदरलैंड के हेग में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और इसके अलावा जितने भी अंग हैं ये सारी न्यूयॉर्क में स्थित हैं, ये हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं सुरक्षा परिषद की। तो ये संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख अंग है, एक प्रकार से हम इसको कार्यपालिका कह सकते हैं। और इसकी जो घोषणा हुई थी, घोषणा पत्र के अनुसार इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल की मुख्य जिम्मेदारी है। इसी के कारण इसको हम दुनिया का पुलिसमैन भी कहते हैं। इसमें 15 सदस्य होते हैं, इसमें से 5 तो परमानेंट रहेंगे और 10 रहते हैं टेम्पररी। अब परमानेंट कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। अब जो टेम्पररी हैं, अस्थायी सदस्य हैं, इनका निर्वाचन महासभा करती है 2/3 बहुमत से, और ये 2 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक मेंबर का 1 वोट रहता है। तो प्रक्रिया संबंधी जो मामले रहते हैं ना, इसमें निर्णय के लिए 15 में से 9 सदस्यों द्वारा सकारात्मक मतदान जरूरी है, जिसमें से 5 स्थायी सदस्यों का सकारात्मक मत जरूरी है, मतलब उनका वोट पॉजिटिव होना ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा जो 5 स्थायी सदस्य देशों की सहमति को महान शक्तियों की आम सहमति और वीटो निषेध अधिकार कहते हैं के रूप में जाना जाता है। यदि किसी ने वीटो का यूज़ कर लिया, जो उसके परमानेंट मेंबर है ना, तो वो जो प्रस्ताव है पूरा निरस्त हो जाएगा, चाहे वो 15 में से 14 सदस्य देश भी उसको समर्थन क्यों ना दे दें। अब जैसे कि कोई ऐसा देश है जो किसी निर्णय का समर्थन नहीं कर रहा है, लेकिन उसको चाहता है कि मैं रोकूं भी ना, तो वो क्या कर सकता है? अब्सेंट हो सकता है इस दौरान। दूसरी बात, सोवियत संघ ने सबसे ज़्यादा वीटो का यूज़ किया था। अमेरिका ने वीटो का यूज़ सबसे पहले 1971 मार्च में रोडेशिया के क्वेश्चन पर किया था। और चाइना की यदि हम बात करें तो चीन ने सबसे पहले वीटो का यूज़ किया था अगस्त 1972 में बांग्लादेश के विश्व संस्था के प्रवेश के प्रश्न पर करा था। देखिए, इजराइल का कहना है कि पैलेस्टाइन का जो एक संगठन है ना, जिसको हमास कहते हैं, हमास, तो इसको इजराइल आतंकवादी संगठन मानता है और वो चाहता है कि हम केवल इन्हीं को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन इसके चलते चलते जो मासूम लोग हैं ना, यहाँ तक कि बच्चों की भी जानें जा रही हैं। इस कारण से ये जो युद्ध है रुकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों तरफ के जो मासूम लोग हैं उनकी भी डेथ हो रही है। और दूसरी बात ये है कि इंटरनेशनल जो एजेंसीज़ हैं ना, वो इसको रोकने में नाकामयाब रही हैं, क्योंकि एक ही दिन तो हुआ नहीं है कि कल स्टार्ट हुआ था और आज से किसी ने इंटरवेंशन कर लिया हो। ये 2-3 दिन हो चुके हैं अभी इस लड़ाई के, लेकिन इसके बाद भी इस पर कोई स्ट्रिक्टली कदम नहीं उठाया जा रहा है।